हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार, मैं हूं ओम द्विवेदी। स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQIAS हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पे। और आज हम डिस्कस करेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन में, जो आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे कि उल्फा, जो कि एक इंसर्जेंट ग्रुप है, असम में एक्टिव है और उसने शांति वार्ता के लिए अब वो राजी हो गया है। तो क्या इसके साथ जब शांति वार्ता हो चुकी है केंद्र सरकार और असम सरकार की, ये ट्रिपार्टाइट जो आपकी शांति वार्ता हुई है, पीस टॉक जो पैक्ट साइन हुआ है, क्या इसके बाद इसके ऑपरेशन सारे रुक जाएंगे? क्या कोई एक फैक्शन अभी भी है कि एक्टिव है इस तरह की गतिविधियों में, इंसर्जेंट गतिविधियों में? ये सारी चीजें हम आज इसमें डिस्कस करेंगे। क्या इसका बैकग्राउंड है और अभी जो ये डील साइन हुई है इसकी क्या क्या चुनौतियां हो सकती हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट इसको शुरू करते हैं। और सबसे पहले, जैसा कि आप जानते हैं कि हम बात करने वाले हैं उल्फा के बारे में। उल्फा, ठीक है। तो जैसे मैं सबसे पहले आपको उस इलाके के अगर एरिया से अवगत कराऊं, तो ये हम बात कर रहे हैं किसकी? नॉर्थ ईस्ट रीजन की, मतलब पूर्वोत्तर वाले क्षेत्र की। और नॉर्थ ईस्ट वाले क्षेत्र में असम एक राज्य है, असम। ठीक है, मेनली हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट की जो समस्या है उसमें एक बड़ी समस्या है कि 1971, है ना, 1971 के समय में जब आपका ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश में तब्दील हुआ, जब उस दौरान काफी ज्यादा जो वहां के लोग थे वो भारत में आए। ठीक है, तो मतलब वो रिफ्यूजीज जो थे वो बहुत सारे यहाँ पर आए और वो मोस्टली जो जिन जगहों पर सेटल हुए वो जगह थी पश्चिम बंगाल और आपका असम। ठीक है, तो ये जो असम वाला क्षेत्र है, यहाँ पर आप जैसा कि पहले से जानते हैं कि कई सारी जनजातियां निवास करती हैं। ठीक है, कई सारी जनजातियां हैं जो वो निवास करती हैं। और ये जो जनजातियां हैं, इनमें एग्जाम्पल आप बोडो को ले सकते हैं, आप कर्बी को ले सकते हैं। ठीक है, तो ये कुकी ट्राइब भी यहाँ पर हैं। ठीक, कई सारी जनजातियां हैं, तो ये निवास करती हैं। अब आपको पता है कि जनजातियों का अपना एक अलग कल्चर होता है। ठीक है, एक सेपरेट कल्चर होता है, अलग कल्चर होता है, अलग इनकी संस्कृति होती है, संस्कृति। लेकिन इनकी अलग संस्कृति में अगर बाहर के कुछ लोग, बहुत सारे लोग हैं जो वो एकदम से आएंगे, तो इनकी संस्कृति में अंतर आएगा, प्रभाव पड़ेगा, है ना, चेंजेस आना शुरू होंगे। ठीक, धीमे धीमे। तो इनको ऐसा फील होने लगा, उस समय की बात अगर करें तो इनको एक ये फीलिंग आने लगी कि यार ये जो हुआ है, जिसकी वजह से लोग इधर से इधर आए हैं और सरकार इस पर कुछ बहुत ज्यादा स्टेप नहीं ले रही है, और इसकी वजह से हमारी जो संस्कृति है उस पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है। तो एक पॉइंट तो ये हुआ कि एक बड़ा मतलब मेजर पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो एक संस्कृति वाला मेजर पॉइंट था। दूसरे अगर हम मेजर पॉइंट की बात करें, दूसरा एक मेजर पॉइंट है संसाधन को लेकर के। देखिए, ये ऐसे इलाके हैं जो बहुत ज्यादा पहाड़ी इलाके हैं, वहां संसाधनों के नाम पर उतना ज्यादा संसाधन नहीं है जितने वहां पर लोग। तो ये एक फीलिंग कि यार हमारे लिमिटेड संसाधन है, अगर हम अपने संसाधनों को बाकी बाहर वालों के साथ बांट लेंगे तो कैसे मैनेज हो पाएगा, हमारी अगली पीढ़ियों को कहां से मिलेंगी चीजें। ठीक है, तो एक ये फीलिंग आने लगी कि हमारे जो संसाधन है वो आपस में बट रहे हैं। ठीक है, भाषा वाली प्रॉब्लम, हालांकि संस्कृति में वो भी आ जाएगा, जो भाषा वाली प्रॉब्लम थी वो भी साथ साथ चलने लगी। ठीक है, कई सारे जो नए अलग अलग लोग हैं जो वो यहाँ आने लगे, और सरकार की तरफ से कुछ खास इसमें स्टेप उस समय नहीं लिए गए जो इनके हिसाब से जो होने चाहिए थे। ठीक है, जो स्टेप लेने चाहिए थे वो नहीं लिए गए। तो इस तरह की जब प्रॉब्लम इनके सामने आने लगी, तब फिर जब बार बार सरकार से गुजारिश कर ली, तो वहां पर एक जो आप कह सकते हैं गुट है जो वो खड़ा हो गया, और उस गुट का नाम है उल्फा। ठीक है, उल्फा गुट खड़ा हुआ। ये मैं कब की बात कर रहा हूं, अगर मैं उल्फा बोलूं तो यानी कि मैं 1979 की बात कर रहा हूं। ये 1979 में बना, और जब ये 1979 में बना, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम के नाम से ये बना, और फिर उसके बाद इसने अलग अलग तरह की गतिविधियां स्टार्ट की, जिसमें से इन्होंने डिसाइड किया कि हम अलग असम बना लेंगे, अलग असम बना लेंगे। ठीक है, असम बनाएंगे, जिसमें क्या होगा कि हमारा एक अलग देश होगा, अलग देश, अलग देश, अलग देश, अलग असम ना कह करके अलग देश कहना ज्यादा सही है। हम एक अलग देश बनाएंगे, हमारे इसमें लोग होंगे, हमारे लोग होंगे। ठीक है, ये उस बाउंड्री से अलग होगा जो अभी इस सरकार ने बना के दी है। ठीक है, बाउंड्री से
इसकी जो भौगोलिक स्थिति है वो अलग होगी। अलग, ठीक। और ये सब हम करेंगे कैसे? तो इसके लिए इन्होंने जो सहारा लिया, इन्होंने कहा कि हम हथियार उठाएंगे। मतलब हथियार उठाने की बात की, तो यानी कि आप क्या समझ सकते हैं कि आर्म्ड रिबेलियन की बात हो रही है, ठीक है। आर्म्ड रिबेलियन की बात हो रही है कि हम आर्म्ड रिबेलियन करेंगे, हम हथियार उठाएंगे, ठीक। अब आगे सुनिए कि जब यहां पर हथियार उठाने की बात हुई तो फिर यानी कि ये तो गैर कानूनी काम हो गया, अब तो सरकार को इंटरफेयर करना पड़ेगा, ठीक। हथियार उठाने के लिए क्या चाहिए? पैसा और हथियार, ठीक। दो चीजें चाहिए, हथियार चाहिए और पैसा चाहिए। ये दोनों चीजें आएंगी कहां से इनके पास? तो जो मेन जिसकी वजह से इनके पास इतनी हिम्मत आ रही थी वो ये था कि इनको बाहरी समर्थन प्राप्त था, बाहरी समर्थन। और बाहरी समर्थन क्योंकि इनको प्राप्त था तो 1990 आते आते ये काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गए, काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गए। बाहरी समर्थन से मेरा कहने का मतलब जैसे आईएसआई का इनको समर्थन हो गया, बांग्लादेश का इनको समर्थन हो गया, ठीक है, बांग्लादेश का समर्थन हो गया, म्यांमार का समर्थन हो गया, ठीक है, म्यांमार के उन गुटों का, बांग्लादेश के उन गुटों का जो एंटी इंडिया है उनका समर्थन मिला, और वहां से इनको ये दोनों चीजें मिलने लगी जिसकी वजह से इनकी जो एक्टिविटीज है वो बढ़ने लगी, और वो इस लेवल पर बढ़ गई कि यहां पर काफी ज्यादा दंगे, काफी ज्यादा स्थिति है जो लॉ एंड ऑर्डर बहुत बुरी तरीके से ध्वस्त हो गया। 1990 आते आते जब स्थितियां गंभीर होने लगी तो 1990 में सरकार को यहां पर राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा, प्रेसिडेंट रूल लगाना पड़ा, प्रेसिडेंट रूल या राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा। और फिर अब डायरेक्ट लड़ाई थी सरकार से, अब जो लड़ाई थी वो डायरेक्ट थी सरकार से, और ये सरकार यानी कि कहने का मतलब सुरक्षा एजेंसीज। सुरक्षा एजेंसीज में अगर मैं एक नाम लूं तो क्या लेना चाहिए आप बताएं? सुरक्षा एजेंसीज, ठीक है। एजेंसी की अगर बात करें तो अगर हम असम की बात कर रहे हैं तो मुख्यतः यहां पर कौन सक्रिय रहेगा? असम राइफल, ठीक है। असम राइफल है जो उसकी सरकार से डायरेक्ट है, जो वो सरकार की तरफ से हो गया, और उल्फा के जो ये इंसर्जेंट थे इनकी आपस में लड़ाई है जो वो बार बार शुरू हो गई, ठीक। अब मामला और ज्यादा गंभीर होने लगा। खैर धीमे धीमे सरकार और ज्यादा एक्टिव हुई, और जब वो और ज्यादा एक्टिव हुई और उसने क्या है कई सारे प्रतिबंध लगाना स्टार्ट किए, ठीक है, प्रतिबंध लगाना स्टार्ट किए सरकार ने, और जिसकी वजह से बॉर्डर एरियाज में वो बहुत ज्यादा सक्रिय हो गई, जिसके कारण इनका जो बाहरी सपोर्ट था वो टूटने लगा, ठीक है। बाहरी समर्थन में कमी आई, और बाहरी समर्थन में जब कमी आई तो इनको प्रॉब्लम होना स्टार्ट हुई। अब इन सरकार को भी पता है, अब इनके पास हथियार और पैसा, जो मेन चीज चाहिए वो आ नहीं पा रहा है, ठीक है। लोग तो इनको यहां से लोकल से मिल गए, ठीक है, लोग लोकल से मिल गए, लेकिन बाहरी समर्थन नहीं मिल पा रहा। अब बाहरी समर्थन जब नहीं मिल पा रहा तो ये क्या करेंगे? फिर सरकार ने एक ऑप्शन दिया कि आओ शांति वार्ता पे बात करते हैं, पीस टॉक के लिए इन्वाइट किया, शांति वार्ता, ठीक है, और ये सब बंद करते हैं शांति वार्ता। ये ऑप्शन तो सरकार ने खोल दिया, और साथ में सरकार ने एक और किया कि अलग अलग ऑपरेशंस चलाना इन्होंने सरकार ने स्टार्ट किया, ठीक है। अलग अलग ऑपरेशंस चलाए सरकार ने, जैसे कि बांग्लादेश के साथ इन्होंने मिलकर के एक ऑपरेशन चलाया, जिसमें इन्होंने बांग्लादेश, सरकार ने बांग्लादेश के साथ, जिसमें ढूंढ ढूंढ करके जो उल्फा के इंसर्जेंट थे इनको ढूंढ ढूंढ करके खोजा गया, और इनको वहां से निकाला गया, हटाया गया, पकड़े गए, मारे गए, बहुत सारी झड़पें हुई, और अब ये ऑर्गेनाइजेशन कमजोर होना स्टार्ट हुआ। अब क्योंकि सरकार ने ये इस तरह के ऑपरेशंस चलाए, एक ड्राइव चलाई भारत और बांग्लादेश की मिलकर के, है ना, क्योंकि हमारे रिश्ते भी तो हमें मैनेज करने ना, तो वो सरकार है जो उसको भी पता है कि इस तरह की गतिविधियां आ रही हैं, और ये लोग वहां पे एक्टिविटीज करते हैं भारत में और भाग करके फिर बांग्लादेश में आके छुप जाते हैं, ठीक। तो इस वजह से इन्होंने बांग्लादेश के साथ ये ड्राइव चलाई, ठीक। अब आगे सुनिए कि जब शांति वार्ता का ऑलरेडी ऑफर दिया जा चुका था तो अब आई बात 2012 की। जब 2012 आया तो इसमें आपस में पड़ गई फूट। कैसी फूट? ये हुआ कि यार सरकार के साथ शांति वार्ता करनी चाहिए, कुछ कह रहे थे नहीं करनी चाहिए, तो जो फूट पड़ी उसमें दो फ्रैक्शन तैयार हो गए। एक हुआ आपका उल्फा ATF, और एक हुआ उल्फा PTF, ठीक है। ATF और PTF ये दो फ्रैक्शन आपस में बढ़ गए। क्या है ये ATF PTF? ATF का मतलब हुआ एंटी टॉक फ्रैक्शन, एंटी टॉक फ्रैक्शन, ठीक है। एंटी टॉक फ्रैक्शन है ये, एंटी टॉक फ्रैक्शन है जो
ये आपका एंटी का मतलब से नाम से ही समझ में आ रहा है कि बात नहीं करेंगे, सीधे सीधे आप ऐसे ही लिख लीजिए इसको, बात नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरा आया यहां पर कि प्रोटॉक फ्रैक्शन, प्रोटॉक बातचीत करने के लिए प्रो है ये, ठीक है। और जब ये प्रो है तो यानी कि बात करेंगे, ये रेडी है, ठीक है। जो मैं पीटीएफ बोल रहा हूं और एटीएफ, एटीएफ है ये, इसके लीडर अगर मेन कहेंगे तो परेश बरुआ वाली है ये, ठीक है, परेश बरुआ, परेश बरुआ, ठीक है। और ये आपका जो ये राजखोवा है, जो राजखोवा है उनकी पार्टी है, अरविंदा राजखोवा, ठीक है, अरविंदा राजखोवा, ठीक है। ये वो फ्रैक्शन है जो बात करने के लिए रेडी हुआ। तो ये जो खबर अभी भी आ रही है ना, ये 2012 में ही बना और यही रेडी था। अब इसने बातचीत करना स्टार्ट हुई, बातचीत के लिए ये बार बार सामने आया, कई बार ये भी आया, सरकार भी आया, उस तरीके से चीजें इंप्लीमेंट कभी हुई कभी नहीं हुई, जिसने कभी सरकार के साथ एग्री हुआ, फिर कुछ वहां पर हुआ तो जिसकी वजह से फिर सरकार के अगेंस्ट चला गया, तो इस तरह की चीजें यहाँ पर कई सारी चलती गई। तो हम जो अभी बात कर रहे हैं कि ये आपको जो न्यूज दिखाई गई, जिस न्यूज में सीधे सीधे लिखा हुआ है कि सेंटर ने जो है वो शांति वार्ता और पीस पैक्ट साइन किया है उल्फा के साथ, तो ये पीस पैक्ट है जो ये साइन किसके साथ हुआ है, ये पीस पैक्ट साइन हुआ है ये उल्फा पीटीएफ के साथ, ठीक है, उल्फा पीटीएफ के साथ ये पीस पैक्ट साइन किया है इसने, ठीक है, अरविंदा राजखोवा, क्योंकि ये रेडी है बातचीत करने को। सरकार ने इन्वाइट किया है परेश बरुआ वाली को, मतलब एटीएफ को भी सरकार ने कहा है कि आइए आप भी बातचीत कर ले, लेकिन इसने अभी भी कोई भी अपना स्टेप नहीं उठाया और ये आज भी एक बहुत बड़ी समस्या की तरह बना हुआ है, ठीक है, समस्या है ये, आज भी एक बड़ी समस्या की तरह सामने आया हुआ है एटीएफ वाला फ्रैक्शन, समझिए इस चीज को, ठीक है। तो आज जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो है बेसिकली उल्फा पीटीएफ। अब ये हुआ कि भाई बातचीत तो आप हो रहे हो, तो अब अगर मेन चुनौती की बात करेंगे तो मेन चुनौती क्या है, जो प्रॉपर अभी ओपन नहीं हुई है कि क्या क्या चीजें, लेकिन मेन चुनौतियां क्या क्या हैं, ठीक है। मेन चुनौती की अगर बात करें तो ये है कि भाई ये जो पीस टॉक है इसको पहले तो प्रॉपर तरीके से क्या होना चाहिए, इंप्लीमेंटेशन इसका होना चाहिए, ठीक है। मतलब इसको इंप्लीमेंट अगर ठीक से कर दिया आपने डील तो साइन कर ली, लेकिन अगर इसको ठीक से इंप्लीमेंट कर दिया, किस तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे पहले तो ये बताएं, ठीक है, किस तरीके से करेंगे ये बताना एक जरूरी है। दूसरा जो उल्फा की तरफ से जो चिंता है वो ये है कि अगर इन्होंने ठीक से उल्फा की तरफ से, ठीक है, उल्फा बस कह रहे हैं, उल्फा कहा जाए तो यानी कि अभी आप पीटीएफ ही मान के चलिए, ठीक है, पीटीएफ है जो उसकी तरफ से जो है कि अगर सरकार ने ठीक से इंप्लीमेंट कर दिया, अगर, तब तो चीज ठीक चलेंगी वरना नहीं चलेंगी, अगर सरकार ने ठीक से इंप्लीमेंट किया। दूसरा जो सरकार की तरफ से है वो ये है कि इनका जो कनेक्शन है, मतलब इनका भी और एटीएफ वालों का, दोनों का जो कनेक्शन है वो नॉन स्टेट एक्टर्स से इनका जो कनेक्शन है उसको क्या करना है, खत्म करना है, इसको तोड़ना है पूरी तरीके से, ठीक। ये एक सरकार की तरफ से एक चैलेंज। नॉन स्टेट एक्टर मैं बोल रहा हूं तो इसका मतलब क्या हुआ, गैर राज्य अभिकर्ता, गैर राज्य अभिकर्ता क्या होता है इसका मतलब, देखो राज्य का मतलब क्या हुआ, राज्य का मतलब आप सिंपल ये समझ लो कि एक ऐसे क्षेत्र की बात कर, राज्य मतलब एक देश, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें तो हम ये क्या होता है इसका मतलब कि एक अपनी टेरिटरी है, एक बाउंड्री है, ठीक है, बाउंड्री अपनी खुद की बाउंड्री होनी चाहिए, एक अपनी स्वायत्तता होनी चाहिए, सॉवरेनिटी, ठीक है, स्वायत्तता, एक स्वायत्तता होनी चाहिए, और एक पॉपुलेशन भी अपनी होनी चाहिए, है ना, पॉपुलेशन अपनी जनसंख्या, तभी तो आप कहोगे कि हाँ ये है एक देश जिसके पास ये चीजें होंगी, है ना, जनसंख्या। और अब मैंने यहां पर गैर लगा दिया तो इसका मतलब है कि ये तीनों चीजें जिसके पास नहीं है, मतलब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हो गए, आईएसआई, मतलब वो चीज जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को समर्थन दे रहे हैं उस तरह की के जो ग्रुप हो गए, तो वो तो इनका नॉन स्टेट एक्टर्स के साथ जो तालमेल है उसको पूरी तरीके से खत्म करना है। ये एक बड़ी चुनौती सरकार के सामने बनी हुई है, ठीक है। तो ये कुछ और इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको देना चाहता हूं वो है हमारे P2I बैच से रिलेटेड, और P2I बैच है जो वो ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है 28 दिसंबर से। इस वक्त न्यू ईयर की बहुत बड़ी सेल चल रही है, अगर आप अभी इसमें एडमिशन लेते हैं तो इतना डिस्काउंट जितना अभी मिल रहा है उतना कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि स्टडी IQ की अगर बात करेंगे तो इतना प्राइस में कि 21,999 में
आप इस बैच को ले पा रहे हैं। तो ये सुविधा है जो ये आज तक कभी नहीं आई है, तो इसलिए आप इसको अवेल कीजिए। ओम लाइव कोड का इसमें आपको इस्तेमाल करना है, तभी आपको 21,999 का मिलेगा। ये 2 जनवरी 2024 तक ही वैलिड है, ठीक है। इसके मैं आपको फीचर्स बता देता हूँ। फीचर्स में आपको पूरी फाउंडेशन की तैयारी करवाई जाएगी। फाउंडेशन की तैयारी के अलावा आपको प्री पर भी फोकस करवाया जाएगा हमारा क्रैश कोर्स के थ्रू। फिर उसके बाद आपको मेंस की तैयारी करवाई जाएगी, और मेंस में फिर से एक अलग क्रैश कोर्स होगा, वो भी इसी में शामिल है, अलग से पे नहीं करना है। हालांकि एक चीज और भी है, स्पेशल फीचर है इसका, कि अगर आप प्री पास करते हैं तो आवासीय कार्यक्रम की तरह तहत आपको यहाँ बुलाया जाएगा, और मेंस का जो क्रैश कोर्स है वो यहीं कराया जाएगा। उसमें आंसर राइटिंग की पूरी तैयारी आपको यहीं पर दिल्ली में करवाई जाएगी, और उसका सारा खर्च है जो वो स्टडी IQ वहन करेगा, ठीक है। तो इसमें फटाफट एडमिशन लीजिए, ये बेस्ट है आपके लिए अब अगर अभी लेते हैं तो, क्योंकि टाइम भी यही है, ठीक। इसके अलावा अगर आप 2024 में अटेम्प्ट दे रहे हैं तो 24 के लिए जो क्रैश कोर्स की मैंने अभी बात की वो भी अवेलेबल है। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी हमारे P2I बैच का पार्ट है उनको ये लेने की जरूरत नहीं, लेकिन हाँ ऐसे स्टूडेंट जो बाहर से या अपने आप से प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत कारगर सिद्ध हो सकता है। पूरा कोर्स इसमें आपका रिवीजन करवा दिया जाएगा, प्लस आपका जो टेस्ट है, टेस्ट पेपर 100 से ज़्यादा टेस्ट पेपर्स इसमें इंक्लूड हैं, टेस्ट सीरीज भी शामिल है। इसके अलावा वो टेस्ट सीरीज जब आप टेस्ट देंगे तो उसका वीडियो भी आपको मिलेगा, ठीक। तो आप उससे अपने आंसर्स को टैली कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि कहाँ गलती कर रहे हैं, और पूरा रिवीजन है जो वो लाइव करवाया जाएगा आपको, ठीक है। पूरे जो सिलेबस का रिवीजन है, तो फटाफट इसमें आप एडमिशन लीजिए। आप ऑप्शनल के लिए अगर परेशान हो तो ऑप्शनल हमारे पास ये सारे हैं, तो इनमें से कोई भी ऑप्शनल आप ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका मैं प्राइस नहीं बताया मैंने, प्राइस है इसका 7,000। देख रहे हैं न्यू ईयर सेल में इस प्राइस में आपको, अगर आपने ओम लाइव कोड का चयन किया तो ओम लाइव कोड लगाइए, 7,000 में ये वाला एडमिशन पा सकते हैं। अगर मैं ऑप्शनल की बात करूं तो ऑप्शनल है जो वो ओम लाइव कोड लगाने पर 14,999 में मिल जाएगा। 2 जनवरी 2024 तक की आपको करना है। ये मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि जितने भी ऑप्शनल आपके सामने दिख रहे हैं उसमें हिंदी साहित्य हिंदी में है, इसके अलावा बाकी सारे जो ऑप्शनल है वो इंग्लिश में है, ठीक है। इंग्लिश में, जिसमें कि जिसके तहत आपको पढ़ाया हिंदी में जाएगा, लेकिन जो बोर्ड में चीजें हैं वो आपकी इंग्लिश में रहती हैं, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आपको देनी थी। इसके अलावा कोई भी आप इन्फॉर्मेशन मेरे साथ साझा करना चाहें तो om.narayan@studiiq.com पे मेल कर सकते हैं, या आप इस QR कोड को स्कैन करके डायरेक्टली टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं और वहां पर भी पूछ सकते हैं। टेलीग्राम को सर्च करना चाहें तो ओम द्विवेदी स्टडी IQ ये सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। जल्दी मिलेंगे किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।